हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एक टीवी मूवी डीवीएस नैनी के बारे में। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर से केनी गेज एंड डेवॉन डाउन्स एंड इट्स अ थ्रिलर फिल्म बेसिकली विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इस फिल्म में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे देखकर आपको लगेगा इसकी एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बट इट इज नॉट। इस फिल्म की कहानी काफी अलग है और एंडिंग तो कम्प्लीटली ट्विस्टेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं इस डीवीएस नैनी के ट्विस्ट के बारे में। तो ये कहानी है सिमोन फैमिली की। ब्रायन, एलिस और उनका बेटा कोडी। ब्रायन एक ऑफिस में जॉब करता है और एलिस एक आर्ट क्यूरेटर है। वो दोनों ही दिन भर बिजी रहते हैं, तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके बेटे का ख्याल रख सके। तो वो लोग एक नैनी के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मगर ये डिसीजन लेना एलिस के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने जिस नैनी को अपॉइंट किया था बेकी, वो कुछ ठीक नहीं थी। असल में ब्रायन के साथ उसका एक अफेयर था। ब्रायन ने इस बारे में काफी बार एलिस से माफी मांगी और उसने ये भी प्रॉमिस किया वो आगे से कभी भी बेकी के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। मगर उन्हें कहाँ पता था इस घर से जाने के बाद उसे ये दुनिया छोड़कर भी जाना होगा। एनीवेज, एलिस अभी भी अपने चीटर हस्बैंड को माफ नहीं कर पाई थी। वैसे तो वो लोग बाहर से एक हैप्पी लुकिंग कपल लगते थे, मगर अंदर ही अंदर उनके बीच काफी दूरी थी। तो ऐसे हालत में और एक नैनी को अपॉइंट करना क्या ठीक होगा? एलिस थोड़ा सा हेजिटेंट थी, मगर उन्हें जरूरत भी है। तो बहुत सारे लड़कियों को इंटरव्यू करने के बाद फाइनली वो लोग एक एम्बर नाम के लड़की को सिलेक्ट करते हैं जो हर तरह से कंपैटिबल है। शी इज जॉली, किसी भी बच्चे के साथ इजीली घुल मिल जाती है। उसने नर्सिंग ट्रेनिंग भी ले रखी है, फर्स्ट एड में भी सर्टिफाइड है और उसे क्लीनिंग करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी उसने और एक फैमिली के लिए बेबी सिटिंग की थी। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे और एम्बर भी उनके साथ बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही रहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए एम्बर को भी वो जॉब छोड़ना पड़ा। एम्बर एलिस को उनकी फोन नंबर्स देती है और अपने बारे में कुछ डिटेल्स भी शेयर करती है। वो टोरंटो में पली बड़ी है, स्टेट्स में आई थी स्टडी करने, मगर ग्रेजुएशन के बाद अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए उसने बेबी सिटिंग शुरू की। वो तो कह रही थी बहुत कुछ, मगर वो काफी टेंस्ड दिखाई दे रही थी। बट ऑनेस्टली एलिस और ब्रायन को एम्बर पसंद आ गई थी, मगर अभी भी रेफरेंसेस चेक करना बाकी था। तो नेक्स्ट डे सुबह होते ही एलिस सबसे पहले उन रेफरेंस नंबर्स पे कॉल करके उनसे बात करती है और पता चलता है एम्बर बिल्कुल सच कह रही थी। वो फैमिली उसके बारे में काफी तारीफ कर रहे थे, तो एलिस उसे ही फाइनलाइज करती है। दूसरी तरफ ब्रायन को भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। उन्हें एक ह्यूज प्रोजेक्ट मिला है जिससे उनका इनकम ऑलमोस्ट ट्रिपल होने वाला है। ब्रायन और उसका पार्टनर वेंस बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली ब्रायन इस प्रोजेक्ट में बहुत समय इन्वेस्ट किया था और आज फाइनली उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल ही गया। सब कुछ अच्छा हो रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। उन लोगों ने एम्बर को भी बुलाया था, लेकिन वो शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच चुकी थी। घर में एलिस नहीं थी, वो अपने बेटे के साथ एक सेल्फ डिफेंस ग्रुप में अटेंड करने गई थी। तो ब्रायन एम्बर को उसका रूम दिखाने ले जाता है। उन लोगों के बीच एक फ्लर्टिशस लुक एक्सचेंज होता है जो हिंट्स दे रहा था शायद ब्रायन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बातों बातों में एम्बर कहती है उसे ये रूम बेहद पसंद है, क्योंकि ये रूम उसके लास्ट अपार्टमेंट जो न्यूयॉर्क में था उससे भी स्पेशियस है। ब्रायन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि एम्बर ने अपने डिटेल्स में न्यूयॉर्क के बारे में तो कुछ नहीं बताई थी, बट वो उससे कुछ सवाल भी नहीं पूछता। तब तक एलिस घर वापस आ चुकी थी और उसने अपने साथ एक नैनी कैम भी लाई थी। वो एक सिंपल लुकिंग फोटो फ्रेम है विद हिडन कैमरा। इससे घर में ना होकर भी वो एम्बर पे नजर रख पाएगी। कुछ देर बाद ब्रायन ऑफिस के लिए निकल जाता है और एलिस जाती है अपने गैलरी में। वहाँ पर वो अपने दोस्त से इस बारे में बात भी करती है, मगर इसी वक्त वहाँ पर एक आदमी उनसे मिलने आ जाता है, मिस्टर डुट्रोस। उनके बातों से पता चलता है वो ये गैलरी खरीदना चाहता है, मगर ये लोग बेचना नहीं चाहते और इस बात को लेकर उनके बीच कुछ लीगल डिस्प्यूट्स चल रही है। और ये आदमी इस बार उन्हें थ्रेट भी करता है, जो एलिस और उसकी दोस्त बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। ब्रायन को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो इस खुशी में वो लोग अपने घर में एक पूल पार्टी अरेंज करते हैं, जहाँ पर वेंस भी गया था और वो एम्बर से बदतमीजी भी करता है। उधर एलिस जब किचन में जाती है उसे एम्बर दिखाई देती है, जो शायद खिड़की से उस पर नजर रख रही थी। एलिस कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, मगर जब वो बाहर आती है उसे बाहर एम्बर कोडी के साथ दिखाई देती है। अजीब तो लगता है, मगर वो किसी से कुछ भी नहीं कहती।
पार्टी खत्म होने के बाद एलिस बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी थी तो वो सोने चली जाती है। लेकिन ब्रायन पार्टी के बाद कुछ देर के लिए बाहर गया था। जब वो फाइनली लौटता है वो देखता है एम्बर अभी तक जाग रही है और वो बहुत ध्यान से टीवी पर कुछ देख रही है। वो इतने ऑब्सेस्ड हो चुकी थी उसे पता भी नहीं चला कब ब्रायन उसके पीछे आ गया था, मगर ब्रायन को देखते ही वो टीवी ऑफ कर देती है। ब्रायन तो नहीं देख पाया था मगर हमें पता चलता है एम्बर इतने ध्यान से टीवी पे एक लड़की की मौत के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट देख रही थी और ये लड़की और कोई नहीं बेकी है, प्रीवियस नैनी। पता चलता है उसकी लाश मिली है उसके ही घर से, मगर पुलिस अभी तक श्योर नहीं है ये मर्डर है या सुसाइड, क्योंकि पुलिस को उसके किचन से कुछ ड्रग्स मिला है, सम काइंड ऑफ स्लीपिंग पिल्स। एम्बर ब्रायन के साथ बात करने लगती है और क्लियरली वो ब्रायन के प्रति अट्रैक्टेड है। वो हंस रही थी, फ्लर्ट कर रही थी, नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो न्यूज़ उसके जहन से जैसे निकल ही नहीं रही थी। उन लोगों को लगा था एलिस सो गई है, मगर एलिस अपने रूम में नैनी कैम फुटेजेस चेक कर रही थी। सब कुछ ठीक है देखकर फाइनली जब वो सोने जाती है तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे सपने में भी एम्बर दिखाई देने लगी थी। उसे डर है शायद वो उनके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इन रियलिटी एम्बर कोई सीन क्रिएट करेगी या नहीं ये तो नहीं पता, मगर उसके लाइफ में कुछ सीक्रेट्स तो जरूर है। हम देखते हैं घर में जब सभी लोग सो गए थे तब वो एक सीक्रेट फोन निकाल कर किसी दोस्त को कॉल करती है और उससे मिलने भी जाती है। पता चलता है ये दोस्त एक लड़की है जिसका नाम है जैक्स, और वो लोग किसी टेम्पटेशन के बारे में, किसी मेडिकेशन के बारे में बात करने लगते हैं। लगता है एम्बर का कोई डार्क सीक्रेट है जिसके बारे में सिर्फ जैक्स को ही पता है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते ही ब्रायन को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। पता चलता है उसका कलीग, उसका पार्टनर वेंस उससे बिट्रे किया है। जिस अकाउंट के लिए ब्रायन इतना समय जाया कर रहे थे उसका सारा क्रेडिट वेंस ले लिया है। उसने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली कुछ कनेक्शंस फॉर्ज किया है जिससे अभी से वो इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला है और ब्रायन अभी से सिर्फ एक टीम मेंबर है। ब्रायन उसका बॉस कैथरीन से इस बारे में बात करता है, मगर वो कहती है क्लाइंट्स जो चाहते हैं उन्हें वैसा ही करना होगा, मतलब वो कोई भी मदद नहीं करने वाली। ब्रायन बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल चुका है। वो घर वापस आता है, एलिस से इस बारे में बात करता है और एलिस उसे कैथरीन को फोर्स करने के लिए कहती है, वेन से बात करने के लिए कहती है, मगर ब्रायन को पता है इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वो इरिटेटेड होकर घर से निकल जाता है और एक बार में जाकर बहुत ड्रिंक करता है। नेचुरली देर रात जब वो घर वापस आता है वो अपने होश में नहीं था। इसी का फायदा लेकर एम्बर उसे अपने रूम में ले जाती है और ब्रायन वो रात उसी रूम में बिताता है। लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, मगर एम्बर इस रिलेशनशिप को या व्हाटएवर दिस इज इसको कंटिन्यू करना चाहती थी। वो डायरेक्टली कहती है एलिस को कुछ भी नहीं पता चलेगा, हम दोनों सीक्रेटली इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर ब्रायन सेकेंड टाइम अपने बीवी को चीट नहीं करना चाहता था तो वो डायरेक्टली ना कह देता है, जिससे एम्बर नाराज हो जाती है और वो फिर से जैस को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। ऑफिस में ब्रायन के साथ मिलने आता है वेंस और उन दोनों में थोड़ा बहुत बहस भी होता है। ब्रायन को पता चलता है वेंस ने कैथरीन को यूज किया है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। ब्रायन को पता था वेंस थोड़ा सा प्लेबॉय काइंड इंसान है, फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है, मगर कैथरीन वो उनसे उम्र में काफी बड़ी है। पर वेंस को तो सिर्फ अपने काम से मतलब है और इसके लिए अगर थोड़ा बहुत ऑलिंग की जरूरत है तो वो करेगा। ये प्रोजेक्ट उसे मिला, वो बहुत खुश है और इस खुशी को सेलिब्रेट करने उसी रात वो जाता है एक मोटेल में मजे करने। दरवाजे पर कोई नॉक करता है, उसे लगता है ये वही लड़की है जिसको उसने कॉल किया था। वो दरवाजा खोलता है और कोई उसे चाकू से स्टैब कर देता है। वहाँ पर उसी समय उसकी मौत हो जाती है। मगर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ये जो खूनी है शायद ये कोई लड़की है, रेड हेयर्ड, और शायद इस लड़की को वेंस पहले से जानता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ब्रायन और एलिस को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो लोग दोस्त थे तो शायद ब्रायन उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वैसे भी कैथरीन से उन्हें पता चला है उस प्रोजेक्ट को लेकर ब्रायन उससे नाराज था। डिटेक्टिव्स ब्रायन को एक लड़की की फोटो भी दिखाते हैं, सीसीटीवी कैमरा से मिला है ये फोटो। इस फोटो में क्लियरली वही रेड हेयर्ड गर्ल दिखाई दे रही है जिसके हाथ पे एक ब्रेसलेट है, और ऐसा ही और एक ब्रेसलेट हमने एम्बर के हाथ पे भी देखा था जो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। पुलिस ब्रायन को शक तो कर रहे थे मगर विदाउट एनी प्रूफ वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे।
ब्रायन और एलिस घर वापस आ जाते हैं। ब्रायन सीरियसली टेंस्ड था और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगता है। मगर उसी वक्त एम्बर वहां पर आ जाती है और वो ब्रायन को ब्लैकमेल करने लगती है। वो ब्रायन को ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करती है, अदरवाइज वो एलिस से जाके सब कुछ बता देगी। इनफैक्ट वो छुपके से उनके बातों को ओवरहियर करती थी, जिससे उसे पता चला है ब्रायन इससे पहले भी और एक नैनी के साथ इन्वॉल्व हुआ था। तो वो श्योर है एलिस उसके बातों पर बिलीव करेगी, शायद वो उसे डिवोर्स भी दे देगी, और यही एम्बर चाहती है। ब्रायन क्लियरली उसके बातों से डर गया था, मगर वो इस बार भी उसे अवॉइड करता है। रात के अंधेरे में जब ये सब फैमिली मेलोड्रामा चल रहा था, इसी बीच नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस को एक बैड न्यूज मिलती है। किसी ने उनके आर्ट गैलरी में तोड़फोड़ की है और एलिस को पता है ये किसका काम हो सकता है। वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल करती है और मिस्टर डुस्ट्रोस के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल करती है। एट द सेम टाइम हम डुस्ट्रोस को देखते हैं। वो एक डेवलपर है, तो एक जंकयार्ड में प्लॉट देखने गया था। वो उसके आसपास कोई नहीं था, मगर उसे बार बार किसी की फुटस्टेप्स सुनाई दे रही थी। वो आवाज भी देता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसे थोड़ा सा डर लगता है और वो वापस आने लगता है, मगर उसी वक्त उसे भी कोई पीछे से स्टैप कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी ब्रायन ही मेजर सस्पेक्ट था। दोनों खून हो चुका है, दोनों खून चाकू से किया गया है, और दोनों खून से ही फायदा सिर्फ ब्रायन और एलिस को ही होने वाला है। इस बार भी पुलिस उसे जाने देते हैं, मगर वो ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो घर वापस आ जाता है और अपने पत्नी से एम्बर और उसके बीच जो भी हुआ उसके बारे में कन्फेस करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि एलिस एक बहुत ही शॉकिंग बात शेयर करती है। वो कहती है एम्बर कभी नहीं सोती, उसने कई बार चेक किया है और हर बार उसने देखा है एम्बर जाग रही है। इवन रात में शायद वो घर में भी नहीं रहती। इस बात को प्रूव करने के लिए वो ब्रायन को नैनी कैम फुटेजेस दिखाती है और उसी रात उसे फॉलो करते हुए एलिस जैक्स के घर जा पहुंचती है। वहां पर एम्बर और जैक्स ब्रायन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एलिस को तो कुछ समझ नहीं आता। तो उसे लगता है अरे ये लड़की तो बहुत इनोसेंट है, वो अपने दोस्त से मिलने आई है। वो घर वापस चली जाती है, मगर नेक्स्ट सुबह वो फिर से जैक्स के घर आती है क्योंकि उसे श्योर होना था अपने बेटे के बारे में। उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही था क्योंकि जैक्स के साथ बात करके उसे पता चलता है एम्बर असल में एक ऑर्फन है, उसका कोई भी परिवार नहीं है और ऑर्फनेज में ही उसकी परवरिश हुई थी। वहाँ से उसे एक फॉस्टर होम मिला था, मगर वहाँ पे जो डैड था उसके साथ एम्बर का एक इलिसिट रिलेशनशिप था। उस ब्रेकअप के बाद से ही उसके अंदर एक टेम्पटेशन काम करता है और वो हर बार मैरिड लोगों के प्रति ही अट्रैक्टेड फील करती है। उसे नींद नहीं आती और डिप्रेशन भी है। वो मेडिकेशन ले रही है, मगर शायद वो इनफ नहीं है, बट इट्स इनफ फॉर एलिस। वो समझ चुकी थी एम्बर जैसी दिखती है उतना इनोसेंट वो है नहीं। वो जैक्स से प्रॉमिस करती है इस बारे में एम्बर को पता नहीं चलेगा और वो घर के तरफ रवाना हो जाती है, मगर उसके निकल जाने के साथ साथ जैक्स को कोई खून कर देता है, और वो भी चाकू से। एलिस घर पहुंचकर सबसे पहले उन रेफरेंस नंबर्स पे कॉल करती है, शायद उसे और कुछ पता चले, मगर वो रियलाइज करती है ये फोन रिंग तो हो रहा है, मगर आवाज उनके घर के अंदर से आ रही है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए पहुंच जाती है एम्बर के रूम में और उसे वहां पर वो सीक्रेट फोन मिल जाता है। धीरे धीरे उसके लिए सब कुछ क्लियर होने लगा था। वो समझ चुकी थी शायद एम्बर उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, उन्हें फ्रेम करना चाहती है, मगर किस लिए? उसके पास डुट्रोस और विंस को मारने की कौन सी वजह हो सकती है? बट एलिस वो इतना कुछ नहीं सोचती, सिर्फ पुलिस को कॉल कर देती है और अभी बाकी का काम पुलिस ही करेगी। उसी वक्त एम्बर घर वापस आ जाती है। वो कोडी के साथ पार्क में थी और एलिस के बिहेव से उसे शक होता है और उसे अपना सीक्रेट फोन भी उसके सामने ही दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है एलिस को सब कुछ पता चल चुका है। वो ये एडमिट कर लेती है कि उसने रेफरेंस नंबर फेक दी थी। उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मगर उसे ये भी पता था एज अ फ्रेशर उसे जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन उसने कोई भी खून नहीं किया था। वो भागने की कोशिश करती है और उसे रोकने के चक्कर में एलिस उसकी बहुत पिटाई करती है। एम्बर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसी वक्त ब्रायन का एंट्री होता है जो एलिस को रोक लेता है और एम्बर इसी का फायदा लेकर उन्हें चकमा देकर भाग जाती है। पुलिस से उन्हें पता चलता है एम्बर अपने बारे में जो भी कुछ बताई थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने शेयर की थी, सब कुछ झूठ है, उसने फॉर्ज किया था। मगर वो मर्डर्स, उसके बारे में पुलिस अभी तक श्योर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मगर सस्पेक्ट वही है। आज या फिर कल पुलिस जरूर उसे ढूंढ निकालेगी। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है, मगर एम्बर अभी भी लापता है।
एक दिन ब्रायन को गार्डनिंग करते वक्त एम्बर का ब्रेसलेट मिलता है और वो भी एलिस के बॉक्स से। वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि ये बॉक्स उसने कुछ दिन पहले भी एलिस के पास देखा था और वैसे भी एम्बर अपना ब्रेसलेट यहाँ पर क्यों छोड़ जाएगी। वो ये सब भी सोच रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे आ जाती है एलिस और वो कहती है ये ब्रेसलेट यहाँ पर है क्योंकि उसने इसे यहाँ पर रखा था। वो ब्रायन से कन्फेस करती है ये सारा खून, ये सब कुछ उसने ही किया है। एम्बर तो सिर्फ एक स्केपगोट थी। तो असल में कहानी कुछ ऐसी है, ब्रायन बेकी के साथ एलिस पर चीट किया था। इसके बाद भी, इसके बारे में पता चलने के बाद भी एलिस ब्रायन के साथ ही रह गई क्योंकि वो अपने परिवार को प्रिजर्व करना चाहती थी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ भूल गई। वो बेकी के अपार्टमेंट में जाकर उसके शुगर में ड्रग्स मिलाई और जब बेकी इसी शुगर से कॉफ़ी बनाई तो उसे पीकर वो हिल तक नहीं पा रही थी। वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो चुकी थी और इसी का फ़ायदा लेकर एलिस उसे मार डाला। क्लियरली ये खून था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये रिवील हुआ ये ड्रग्स मतलब पेन किलर की ओवरडोज की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। पुलिस कन्विंस्ड हो चुकी थी ये एक सुसाइड है, तो ये केस वहाँ पर ही क्लोज हो गई। नेक्स्ट उसे पता चला ब्रायन फिर से उसे चीट करने लगा है, तो इस बार वो कुछ इस तरह से प्लान बनाई जिससे उनका काम भी हो जाए और सस्पेक्ट एम्बर बन जाए। उसने एम्बर का लकी चार्म, उसका ब्रेसलेट चुरा लिया और उसी ब्रेसलेट को पहनकर वो गई वेंस का खून करने। सीसीटीवी फुटेजेस में जिस लड़की को देखा गया है वो और कोई नहीं एलिस है और इसीलिए वेंस उसे पहचान पाया था। इसके बाद उसने ही अपने गैलरी में जाकर तोड़फोड़ की और ब्लेम मिस्टर डुट्रोस पर डाल दी। लेकिन जब उसने देखा पुलिस कन्विंस्ड नहीं हो रही है तो उसने खुद ही डुट्रोस को भी मार डाला। फाइनली उसकी विक्टिम बनी जैक्स, एम्बर का दोस्त। टू बी ऑनेस्ट उसे मारने का कोई भी इरादा एलिस का नहीं था, मगर वो कोई भी लूज एंड छोड़ना नहीं चाहती थी। एलिस सब कुछ डिटेल्स में कन्फेस कर चुकी थी, लेकिन उसने ये भी कहा था उसने ये सब कुछ किया था सिर्फ अपने परिवार के भलाई के लिए। उसका काम पूरा हो चुका है और अभी ब्रायन के पास दो चॉइसेस है, इधर वो पुलिस के पास जाकर एलिस के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है और वो इस क्राइम को कंसील कर सकता है। ब्रायन इसको छुपाने का डिसीजन लेता है। भले ही उसके पत्नी ने 3 खून किया है, मगर बेनिफिट तो उन्हें ही हुआ है। तो वो पुलिस के पास जाकर उस ब्रेसलेट को सबमिट करता है और कहता है ये उन्हें एम्बर के रूम से मिला है। उसे लगा था पुलिस फोटो से मैच करेंगे तो उनका शक एम्बर की तरफ ही जाएगा, मगर उसे नहीं पता था पुलिस को ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका था और वो लोग सिर्फ वारंट के लिए वेट कर रहे थे। ब्रायन के घर लौटते ही उसे दरवाजे पर एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर एक यूएसबी था और ये एम्बर ने भेजा था। पता चलता है एम्बर एलिस से भी ज्यादा ट्विस्टेड है, डिवियस है। जैसे वो लोग उस पर शक कर रहे थे वैसे ही एम्बर भी उन पर शक कर रही थी, स्पेशली एलिस पर। उसने इस घर में आने के कुछ दिन बाद से ही उनके बातों को ओवरहियर करना शुरू किया था और तभी उसे बेकी के बारे में पता चला। इससे उसे ब्रायन को अप्रोच करने का चांस मिला जिसका उसने 100% फायदा उठाया। मगर इससे भी इम्पोर्टेंट ये है, जब उसे वो न्यूज़ रिपोर्ट मिली बेकी के खून के बारे में तो उसका पहला शक इस फैमिली के ऊपर ही हुआ था। नैनी कैम के बारे में पहले दिन ही उसे पता चल चुका था, इट्स रियली अ कॉमन वन। तो उसने उस कैमरा में अपनी रिकॉर्डर भी सेट कर दी। वेंस और डुट्रोस के खून के बाद से ही उसका शक गहरा होने लगा था और जब उसे जैक्स के बारे में पता चला उसने प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसे पता चला उस दिन नेबर्स ने जैक्स के घर के आसपास एक वुडेड लेडी को देखा था और उसी दिन उसने जब कैमरा फुटेजेस चेक की उसे एलिस दिखाई देती है उसी ब्लैक हुडी में। वो समझ चुकी थी ये खूनी और कोई नहीं एलिस है और उसे जैक्स के मौत का बदला लेना था, मगर वो सिर्फ सही समय का वेट कर रही थी। हो सकता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी है, मगर वो कभी भी किसी का खून नहीं कर सकती। उस दिन जब एलिस वेंस और डुट्रोस का मर्डर चार्ज भी उस पर लगाने की कोशिश की थी, उसी दिन वो श्योर हो गई थी शायद ये दोनों खून भी एलिस ने ही किया है। उसने ऑलरेडी पुलिस को ये फुटेजेस भेज दिया है और वो बिल्कुल श्योर है इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को जैक्स के घर से जो हेयर्स मिला था वो अगर एलिस से मैच किया जाए तो उन्हें सबूत भी मिल जाएगा। सब कुछ पता होने के बाद भी वो लोग कहीं भी भाग नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास भागने का समय ही नहीं था, पुलिस आने ही वाली है। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी एलिस अपने परिवार को बिखरने से रोक नहीं पाई, लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी पुलिस को कभी भी कुछ नहीं पता चलेगा। शायद होता भी यही, मगर एम्बर उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली और फाइनली वो ही एलिस के अगेंस्ट पुलिस की मदद की।
अल्टीमेटली उन्हें अरेस्ट किया गया और इसी के साथ साथ ये फिल्म एंड हो गई। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड है, डीवियस है और अपने टाइटल के साथ परफेक्टली मैच करता है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक दे देना एंड टाटा।